अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो स्किल सीखेंगे उसका नाम है CSS, जो कि मुख़फ़्फ़फ़ है, एब्रिविएशन है कास्केडिंग स्टाइल शीट का। ये स्किल वेब डिज़ाइनिंग में आता है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने वेब डिज़ाइनिंग में वेब लैंग्वेज HTML देखी थी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसको हमने बाकायदा उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल भी उसको इम्प्लीमेंट किया था और स्टडी किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम करेंगे वो है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम अपनी जो वेब स्ट्रक्चर होता है, जो हमने HTML में बिल्ड किया था, उसे हम इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं इसकी CSS को यूज़ करते हुए। तो शुरू करते हैं, साथ साथ हम थोड़ा सा थियोरेटिकल भी देखते हैं और साथ साथ इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो CSS जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर वेब पेज का। जिस तरह जो HTML है, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो बहुत एक बेसिक होती है, जिसमें हम ज़्यादातर डिफ़ाइन जो करते हैं वो अपने वेब का कंटेंट और स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन जो हम स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करते हैं वो हम CSS को यूज़ करते हुए करेंगे। ब्यूटीफुल वेबसाइट्स दैट यू सी अक्रॉस द इंटरनेट आर स्टाइल्ड विद वैरायटी ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग CSS। तो जो आप खूबसूरत वेबसाइट्स देखते हैं इंटरनेट पे जो अवेलेबल हैं, तो उसमें मोस्टली CSS को अप्लाई किया होता है विद अदर लैंग्वेजेस। CSS का मुख्तलिफ जो है एब्रिविएशन है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और ये लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपने HTML कंटेंट को स्टाइल करने के लिए। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें अपने कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, फ़ॉन्ट टाइप्स बता सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बता सकते हैं। हमने अपनी इमेजेस पे या बॉक्स पे शैडो लेके आना है, हम वो भी लेके आ सकते हैं। हम अपनी इमेजेस के बॉर्डर डिफ़ाइन कर सकते हैं, पोजीशनिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं, और मार्जिन्स होगी, पैडिंग होगी। इस तरह हम डिफरेंट चीज़ें CSS के थ्रू अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि CSS जो है refers to the procedure that determines which style will apply to a certain section if you have more than one style rule। तो ये बेसिकली एक स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है, जो कि बताता है कि किस सेक्शन को आपने किस तरह की स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। अगर आप डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें एप्लीकेबल है। उसमें बताया हाउ यू वांट अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर पेज टू लुक। आप चाहते हैं कि हमारा जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है या टेक्स्ट है या कोई इमेज है, तो वो हमारे वेब पेज पे किस तरह से डिस्प्ले हो। यू कैन सेट थिंग्स लाइक कलर, मार्जिन्स, ये सब चीज़ें इस समय आपको बताया कि हम सेट कर सकते हैं अपने CSS को यूज़ करते हुए। उसके बाद इसमें शीट्स बनाते हैं। तो शीट्स में हम क्या कहते हैं, हम कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं कि हमारा पेज किस तरह का लगे। हम पेज को चाहें तो इंटरनली भी लिख सकते हैं अपने पेज के अंदर, या हम इसको एक्सटर्नल शीट बना के उसमें अपनी सारी स्टाइलिंग के रूल्स डिफाइन करके उसको लिंक कर देते हैं अपने मेन HTML पेज के साथ, तो वो भी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा बताया है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, साइज़ को, पोजीशन को, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। Style is a command that you set to tell the browser how certain section of your page should look। स्टाइल बेसिकली एक कमांड है जिसमें हमने देखा था कि टैग्स होते हैं डिफरेंट। HTML में हमने देखा था हम HTML के टैग को यूज़ करते हैं, उसमें हम हेडिंग के टैग्स को यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं जो कि H1 H2 थे। उसी तरह स्टाइल का भी एक टैग होगा जिससे हमारे जो ब्राउज़र होगा उसे पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से स्टाइलिंग स्टार्ट हो रही है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। हम तकरीबन हर एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम P टैग पे अप्लाई कर सकते हैं, H1 पे अप्लाई कर सकते हैं, टेबल पे। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, हम हर अपने एलिमेंट पे स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब क्या करना है कि स्टाइलिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, कि अगर हमने किसी चीज़ को स्टाइल करना है तो हम उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इसमें एक होता है सिलेक्टेड डिक्लेरेशन, कि हम बताएंगे कि हमने सेलेक्ट करना है कि हमने किस टैग के ऊपर स्टाइलिंग करनी है। फिर हम डिक्लेयर क्या करेंगे कि हमने उस पर किस तरह की उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल उसके कलर को चेंज करना है, तो हम प्रॉपर्टी में कलर लिखेंगे और आगे वैल्यू में लिखेंगे उसका कलर कौन सा हो जाए। तो ये जो चीज़ है, ये हमारी स्टाइलिंग में हम मोस्टली इसी तरह इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कलर, फ़ॉन्ट, मार्जिन्स वगैरह प्रॉपर्टी में आते हैं, और वैल्यूज़ में हम बता देते हैं कि हमें रेड चाहिए कलर, या हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सेल्स चाहिए, इटैलिक चाहिए, तो ये हम डिफ़ाइन कर देते हैं।
अब ये देखें, ये हमने जो स्टाइलिंग लिखी है, ये इसको हम कहते हैं कि इन लाइन स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग जो होती है वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक होती है इन लाइन स्टाइलिंग, जो कि हम अपने टैग के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, जिस तरह की यहाँ पे की गई है कि हमने अपने टैग एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है स्टाइल का, और हमने आगे मेंशन कर दिया है कि इसका कलर जो है वो रेड कर दो। इसको हम कहते हैं इन लाइन स्टाइलिंग। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे कि हम कर सकते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, और फिर एक होती है हम एम्बेड करते हैं एक्सटर्नल शीट को, जो कि स्टाइल शीट होती है अपनी मेन फाइल के साथ। तो ये इनलाइन स्टाइलिंग है। अब स्पीकिंग ऑफ माय हेडिंग 1, आई वांट द टेक्स्ट कलर टू बी रेड। वो कह रहा है कि जो हेडिंग 1 है उसको आप स्टाइल कर दो कि उसका जो कलर है, तो कलर जो उसका टेक्स्ट का कलर है उसको आप कर दो रेड। तो अब जो क्या करेगा कि इस H1 का जो टेक्स्ट होगा उसको रेड कलर में कर देगा। तो हम ये साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे कहा है कि पी टैग जो है पैराग्राफ का है उसको स्टाइल करे, कलर कर दे उसका येलो। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आई एम पैराग्राफ टेक्स्ट, तो ये येलो कलर में शो हो रहा है। उसके बाद CSS कंसिस्ट ऑफ स्टाइल रूल्स हैं, जो ई स्टाइल कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले बताते हैं कि हमने किस एलिमेंट पे स्टाइलिंग करनी है, उसकी क्या प्रॉपर्टी हमने चेंज करनी है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये सेलेक्टर में हम लिखेंगे हेडिंग 1 H1। यहाँ पे प्रॉपर्टी में हम बताएंगे इसको कि हमने इसका कलर चेंज करना है। आगे हम वैल्यू देंगे येलो, रेड, वाइट, जो भी कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ बॉडी टैग है, तो ये जो स्टाइलिंग का तरीका है, यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर और नीचे स्टाइल टैग यूज़ करेंगे तो हम इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। और ये हम डिफाइन करते हैं अपने हेड के अंदर। इसको हम बॉडी में नहीं लिखते, हेड टैग में हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम आगे देखते हैं, ये देखें, ये इस स्टाइल को हम कहते हैं, जो इस तरह की स्टाइलिंग होती है इसमें हम अपने हेडिंग में हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये स्टाइल टैग्स यूज हुए हैं, अंदर हम इसको सिलेक्टर्स दे रहे हैं, और प्रॉपर्टी है और वैल्यू है। तो ये हमारा बॉडी से इसका लिंक नहीं होता। हम जो जो इंटरनल होती है स्टाइलिंग उसको हम हेड में लिखते हैं, इस तरह स्टाइल कर टैग यूज़ करते हुए इसका फॉर्मेट है। और अगर हम चाहें तो H1 को अंदर भी हम स्टाइल लिख सकते हैं, जो कि इनलाइन स्टाइलिंग होती है। तो ये 2 तरीके हो गए हैं स्टाइलिंग के। अभी देखें कि हम सेलेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ सेलेक्टर्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। तो हम एज एन एलिमेंट क्या है कि हमारा H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है, P टैग हो गया, IMG टैग इमेज का टैग है। तो ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। बॉडी का एलिमेंट है, तो ये हमारे पास टैग्स और एलिमेंट्स सेम चीज़ होती है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि आईडी फॉर एग्जांपल क्या होती है, कि आपको इस तरह पता है कि हर बंदे की एक यूनिक आईडी होती है। तो आईडी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी हो, जो कि हम कहीं और यूज़ ना करें। तो हम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक एलिमेंट को एक आईडी असाइन कर देते हैं, और उस आईडी को कॉल करते हैं स्टाइलिंग में जाकर, और वहाँ पे उसकी एट्रीब्यूट्स को हम चेंज करते हैं। और क्लास हम कब यूज़ करते हैं, क्लास जो है वो जब हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम तरह की स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी हो तो हम क्लास यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है, एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं विद सेम नेम जो हम डिफाइन करेंगे। लेकिन जो आईडी है वो यूनिक होती है, तो जो भी हम यूज़ करेंगे आईडी को, तो वो एक ही दफ़ा यूज़ होगी एक ही एलिमेंट के साथ। तो ये देखेंगे टाइप ऑफ सेलेक्टर्स में क्या है, एलिमेंट है पी टैग के साथ। तो अब इसमें वो क्या कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। ये जो पी टैग है, ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सब एलिमेंट्स को, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो पी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, पी एलिमेंट टैग्स हैं, जितनी दफ़ा भी यूज़ होगा पी टैग, उन सबको स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देगा। तो ये पी टैग ये डिफाइन कर रहा है। अब हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे जो है स्टाइलिंग को अप्लाई करता है। हम अपना ओपन करते हैं लास्ट जो काम हमने किया था। तो ये देखें, ये हमने लास्ट अपना जो काम किया है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो काम हमने किया है, ये लास्ट में हमने HTML जो सीखी थी, ये वो सेम डॉक्यूमेंट है। इसी पर हम क्या करेंगे, अपनी स्टाइलिंग को अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमने
स्टाइलिंग करनी है वो 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। इसमें से एक जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन, जिसमें हम अपने टैग के अंदर ही स्टाइलिंग को अप्लाई करते हैं। एक होती है इंटरनल, जिसमें हम अपने हेड टैग के अंदर स्टाइलिंग को अप्लाई करते हैं। और एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल, जिसको हम सेपरेट एक फाइल में ऐड करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं उसकी, और उसको लिंक करते हैं अपने हेड के अंदर। तो देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे h1 टैग है, हमने इसके अंदर इनलाइन स्टाइलिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि स्टाइल जो कि एट्रीब्यूट है इक्वल्स टू डबल कोट्स। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल कलर कोलन रेड, तो ये इसका फॉर्मेट है। तो अब देखें, ये मैंने इसको कहा है कि जो मेरा टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, h1 टैग पे ये स्टाइल अप्लाई कर दे। तो अब आप देखेंगे सिर्फ h1 टैग पे ही ये स्टाइल अप्लाई होगा और कहीं पे भी ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको सिंपली h1 टैग के लिए एलोकेट कर दिया है कि सिर्फ h1 में ही ये स्टाइलिंग अप्लाई करो। तो मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो ये देखें, अभी आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट ब्लैक में लिखा है, जो कि डिफ़ॉल्ट कलर है इसका। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये हेलो वर्ल्ड दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट जो है अब ये रेड कलर में हमें शो कर रहा है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर एक h1 टैग और डिफाइन कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो आप देखें कि उसने इस पर कलर रेड नहीं किया, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसी टैग के लिए कलर को यूज़ किया गया है। टैग्स दोनों ही सेम है h1, लेकिन कलर जो अप्लाई हुआ, स्टाइल अप्लाई हुआ है, वो सिर्फ जहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है इनलाइन के अंदर, वहीं पर इसने इसको स्टाइलिंग अप्लाई इस पर की है। इसी तरह एक और तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि हम h1 टैग या p टैग हमारे जितनी दफ़ा भी कंटेंट हमारे जो बॉडी के अंदर आए, तो हम उन पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग या स्टाइलिंग अप्लाई करें, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर इसके मल्टीपल वेज हैं। तो पहले तो ये है कि हम अपने स्टाइलिंग को हेड में ले जाते हैं। हेड का जो हमारा टैग है, उसको क्लोजिंग से पहले हम यहाँ पे एक स्टाइलिंग का टैग डिफाइन कर देते हैं, स्टाइल। ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि पी टैग, अब पी टैग और आगे ये ब्रैकेट्स। तो पी टैग का मतलब ये है कि पी एलिमेंट जो है जहाँ पे भी हमारे टेक्स्ट में आएगा, पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी ये पी टैग इसको मिलेगा, इसने क्या करना है, इसने उसको वो फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देनी है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका कलर कर दो कोलन येलो सेमीकोलन, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखें इस टाइम मेरे पैराग्राफ टेक्स्ट जो कि 2 दफ़ा आया था मेरी कंटेंट के अंदर, बॉडी के अंदर, इसने उसको येलो कर दिया है। तो मैं कलर इसका चेंज करके दिखाता हूँ। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। तो ये देखें ब्लू में दोनों को ही उसने चेंज कर दिया है, किसी एक पे नहीं किया, क्योंकि हमने ये जो स्टाइलिंग अप्लाई की है ये पी टैग के ऊपर अप्लाई की है। तो पी टैग जितनी दफ़े भी हमारे डॉक्यूमेंट में शो होगा, बॉडी में आएगा, उस पर ये फॉर्मेटिंग, ये स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। इसी तरह हम अगर चाहें तो अपने h1 टैग का भी, अगर मैं यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं करता इनलाइन, मैं करता हूँ स्टाइलिंग अपनी इंटरनली, जो इंटरनली स्टाइलिंग होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ h1, यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ ब्राउन। तो अब h1 टैग में डॉक्यूमेंट्स में जितनी दफ़ा भी विजिबल या यूज़ होगा बॉडी के अंदर, उसको ब्राउन कलर दे देगा। लेकिन इसका एक हायरार्की होती है जो कि आपने याद रखनी है। आपको अक्सर मसला होगा कि आप कहेंगे मेरी स्टाइलिंग अप्लाई क्यों नहीं हो रही, तो उसकी वजह ये होती है कि एक प्रायोरिटी होती है कि फॉर एग्जांपल जो एक्सटर्नल शीट होती है, जो हमारा ब्राउज़र होता है, जो क्रॉलर होता है, वेब क्रॉलर, वो क्या करता है, पहले एक्सटर्नल अगर फाइल आपने कोई लिंक की है इसके साथ स्टाइलिंग के लिए, तो वो कलर्स को रीड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने h1 को कोई वहाँ पे कलर दिया हुआ है ऑरेंज का, तो वो वहाँ पे ऑरेंज रीड करेगा। जब आपके डॉक्यूमेंट में आएगा तो वो देखेगा आपने स्टाइलिंग में दोबारा आपने स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई की है, तो वो देखेगा
कि आपने यहाँ पे H1 को दोबारा से ब्राउन कलर दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो ऑरेंज को हटा के उसकी जगह ब्राउन अपडेट कर देगा। उस पर जब वो डॉक्यूमेंट को बाकी को रीड करेगा तो देखिए उसको मिलेगा कि इनलाइन स्टाइलिंग भी इसने अप्लाई की हुई है। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि इसने इस स्पेसिफिक H1 टैग को रेड कलर दिया हुआ है, तो वो इस टैग के लिए रेड को अपडेट कर देगा, और जो आपका H1 दूसरा होगा उसको वो सेम ही ब्राउन कलर देगा, उसको अपडेट नहीं करेगा। तो ये इसकी एक हायरार्की होती है कि जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, वो उसको अप्लाई करता है, उसके बाद वो करता है इंटरनल को अप्लाई, और जो लास्ट में होती है जिसकी प्रायोरिटी होती है वो होती है एक्सटर्नल शीट की। कोशिश करें कि आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें, आपको जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आप उसको इंटरनली करें या उसको एक्सटर्नली करें। कभी कहीं आपको जरूरत महसूस हो तो उसको आईडी वगैरह दे के या आप स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। तो हम कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं। तो अब देखें मैंने रिफ्रेश किया है तो ये मेरा उसने H1 को रेड कलर ही अप्लाई किया है, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग वहाँ पे अप्लाई थी, तो उसने इसको अपडेट करके रेड कर दिया है। जबकि दूसरा जिसने मेरा H1 टैग है उसको ब्राउन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरनली इन लाइन जो भी है CSS अप्लाई नहीं की थी, तो उसने क्या किया है, इंटरनल CSS को रीड किया है और अप्लाई कर दिया है। तो आपने इस हायरार्की का बहुत ही ख्याल रखना है। इसी तरह हम देखते हैं आईडी और क्लासेस। आईडी क्या होती है और क्लास क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरे H3 के जो H3 टैग है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे यहाँ पे H3 टैग्स जो हैं वो 3 दफ़ा मैंने यूज़ किया है। मैं कहता हूँ कि मेरा जो H3 ये टैग है इसको मैं कहता हूँ कि आईडी असाइन करता हूँ। आईडी इज इक्वल टू एच टैग, जो भी आप नाम दे दें, लेकिन आपने नाम ऐसा देना है आईडी का या क्लास का जो कि आप इजीली याद रख सकें, क्योंकि हम इसी नेम को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। जिससे हम यहाँ पी टैग यूज़ किया है, H1 टैग यूज़ किया है। तो जब आप आईडी या क्लास असाइन करते हैं फिर हम एलिमेंट टैग को यूज़ नहीं करते, बल्कि जो हमने आईडी सेलेक्ट नेम सेलेक्ट किया होता है या क्लास का नेम सेलेक्ट किया होता है हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल एच टैग कह देता हूँ, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ क्लास को, इसको मैं कह देता हूँ सी टैग। अब चूंकि जो आईडी टैग है ये यूनिक होता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही आईडी दे सकता हूँ एच टैग, और किसी को मैं ये एच टैग असाइन आईडी नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूनिक होती है। अदरवाइज आपके कोड में मसला आना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या करें, H3 में जो क्लास का है सी टैग है। अब क्लास जब हम यूज़ करते हैं तो हमने क्लास जहाँ यूज़ करनी होती है वहाँ पे हमें मल्टीपल को भी क्लास असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक क्लास असाइन कर देते हैं, लेकिन उनकी जो यूनिक आईडी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो यूनिक ही रहती है। तो मैंने इसको भी H3 को क्लास एक असाइन कर दिया, तो मैं सेम इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यही क्लास अप्लाई कर देता हूँ कि मुझे यही स्टाइलिंग चाहिए मुझे अपने H5 टैग में भी, तो मैं यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्लास को 2 डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया है, अगर हमें सिमिलर कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे मुझे H3 में यूनिक स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आईडी असाइन की है। तो देखें मैं यहाँ पे अगर H3 लिखता हूँ तो वो सब H3 को अपडेट कर देगा। इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक इस H3 को फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ H3 जो है, H3 यूज़ नहीं करूँगा बल्कि यूज़ करूँगा एच टैग। अब आपने ख्याल रखना है कि जब आप टैग्स को यूज़ करते हैं, ये आईडी के नेम्स वगैरह जो होते हैं सेलेक्ट इनको ऐसे सेलेक्ट जब आप यूज़ करते हैं, तो जब हम आईडी को यूज़ करते हैं तो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं हैश टैग को। तो ये इसको बताता है, हमारे ब्राउज़र को बताता है जो क्रॉलिंग करते हैं वेबसाइट्स को, कि ये एक आईडी है, और बाद में हम इसको सिमिलर वे में यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास है क्लास है, उसको हम बताते हैं डॉट के साथ, एक फुल स्टॉप लगाते हैं, आगे हम उसका नाम लिखेंगे क्लास का जो कि है सी टैग, और फिर इसको हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अब देखें हैश टैग जो है वो बता रहा है हमारे ब्राउज़र को कि ये एक आईडी पे है, आईडी नेम है, और ये जो है एक क्लास का नेम है। अब मैं एच टैग में हम कोई डिफरेंट अपनी जो है CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं कलर को यूज़ नहीं करता, इसमें मैं कहता हूँ कि जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कर दे 15 पिक्सेल्स। अब पिक्सेल्स होते हैं, ये पिक्सेल्स जो होते हैं ये मेजरमेंट का यूनिट होता है। इसको आप इंचज़ में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, ये पिक्सेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं कि आप किस टैग के साथ कौन सा यूनिट यूज़ करें। तो देखिए मैंने अब उसको कहा है कि मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल कर दें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम
अपनी मर्जी से भी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग में मैंने आपको बताया था कि हम अप्लाई करेंगे, तो देखिए स्टाइलिंग में हम फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस लगे। तो मैंने अपने H3 टैग को फ़ॉन्ट साइज़ जो दिया है 35 का दिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देखिएगा सिर्फ H3 जो टैग है जहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई हुआ है 35 पिक्सेल्स का, उसी का ही फ़ॉन्ट इंक्रीज़ होगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, ये H3 टैग है, ये भी H3 टैग है, लेकिन यहाँ पर हमने आईडी को असाइन किया था। तो देखिए इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो H1 टैग से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें हम अपनी मर्ज़ी से इसको फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये हमने अपनी तरफ से नाम कोई इसको नहीं दिया, ये उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रॉपर्टी हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं जिनको हमें यूज़ करना होता है। तो आप कोशिश करें आपको मैक्सिमम जितनी भी याद हों आप उनको याद करें। अगर आपको याद नहीं होती तो वो इश्यू नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को आपने अगर स्टाइल करना है तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो वो आप उसके लिए ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं। अब सी टैग को अगर हम देखें, तो अब मैंने सी टैग H3 पे भी अप्लाई किया है और H5 पे भी अप्लाई किया है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसका कलर कह देता हूँ कलर। इसका हम कलर प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करते, इसका हम करते हैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को, कि हमारा बैकग्राउंड कलर जो है इस टेक्स्ट का है, इसको आप कर दो ऑरेंज। तो अब देखें हमने जो सेव किया है, तो अब आप देखेंगे कि H3 के जो बैकग्राउंड कलर होगा टेक्स्ट का और H5 का जो बैकग्राउंड कलर होगा टेक्स्ट का, वो ऑरेंज हो जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड और ये H3 टैग है और H5 टैग है, इनको सिमिलर स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। तो ये क्लास का यूजेज होता है कि आप इसकी यूज़ करते हुए मल्टीपल टैग्स को एक ही क्लास असाइन कर सकते हैं और आईडी आप यूनिकली यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अपनी स्लाइड्स को भी आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या आ रहा है, ताकि हम उसको भी साथ साथ लेकर चलें। तो यहाँ पे जिस तरह बताया गया है कलर्स वगैरह, और एक और प्रॉपर्टी यहाँ बताई गई मार्जिन की। तो हम अपने सी टैग को मार्जिन अप्लाई करके देखते हैं। मार्जिन होता है कि आपने इसके ऊपर नीचे कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप मार्जिन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप पर कितनी मार्जिन आपने स्पेस छोड़नी है, बॉटम पे राइट से और लेफ्ट से आपने मार्जिन कितनी छोड़नी है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं मार्जिन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 पिक्सेल्स। अब मैंने 15 पिक्सेल्स लिखी है, तो अब ये क्या करेगा, उसको टॉप से राइट से बॉटम से और लेफ्ट से 15 पिक्सेल्स मार्जिन अप्लाई कर देगा। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 15 पिक्सेल्स 15 पिक्सेल्स 15 पिक्सेल्स 15 पिक्सेल्स। तो ये रेपिटेशन आ रही है कि वो कह रहा है पहले टॉप है, फिर राइट की मार्जिन है, फिर बॉटम की है, फिर लेफ्ट की है। इसी तरह आप चाहें तो इसकी मार्जिन को डिफरेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिफरेंट मार्जिन देनी है हर साइड पे, तो आप यहाँ पे पहले टॉप आएगा, इसको आप मार्जिन डिफाइन करें, राइट राइट साइड की मार्जिन डिफाइन करें, बॉटम की डिफाइन करें और फिर लेफ्ट की डिफाइन करें। चूँकि मेरी जो सेम है इसलिए मैंने सिर्फ इसको एक दफ़ा यूज़ किया है, तो वो खुद ही इसको वेब क्रोलर समझ जाएगा कि ये चारों साइड्स पे इतनी ही मार्जिन हमने अप्लाई करनी है। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट साइड से उसने 15 उसको पिक्सेल्स टॉप से बॉटम से यहाँ से मार्जिन उन्होंने अप्लाई कर दी हैं चारों तरफ से। अगर आप चाहें तो आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड पर मार्जिन अप्लाई चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, हम लिखें मार्जिन डैश लेफ्ट, यहाँ पे लिखें 20 पिक्सेल्स। तो अब देखेंगे कि एच टैग जो है हमारा H3 टैग है, यहाँ पे मैंने कहा सिर्फ लेफ्ट साइड पे मार्जिन अप्लाई करो, बाकी साइड्स पे मार्जिन अप्लाई मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप। तो आप उस जगह पर वो मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए लेफ्ट लिखा है, तो अब यहीं पे आप राइट या टॉप या बॉटम भी लिख सकते हैं। तो मैंने 20 पिक्सेल्स लिखा है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सेव साथ साथ लाजमी करना है आपने। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इसने ये 15 पिक्सेल्स थी, ये उसने लेफ्ट पे सिर्फ उसको मार्जिन जो अप्लाई की है वो 20 पिक्सेल्स अप्लाई की है, बाकी उसने और कहीं पे भी इसकी मार्जिन अप्लाई नहीं की हुई। तो ये इस तरह भी इसका यूजेज होता है। इसी तरह हम एक और प्रॉपर्टी भी देख लें जिसको हम कहते हैं पैडिंग। पैडिंग होती है कि आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की और आपका ये जो ब्लॉक है, इसको जो आपको ऑरेंज बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये आपका एक ब्लॉक है जो कि आपका टैग यूज़ कर रहा है पूरा। तो आपके जो ब्लॉक है और टेक्स्ट में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, अप डाउन राइट लेफ्ट। एक होती है आप वेब पेज के लिहाज से मार्जिन अप्लाई करते हैं,
जो कि वेब पेज के लिहाज से कंटेंट को अलाइन कर रहा है, मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। एक होती है पैडिंग, कि आपने अपने इस जो ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर आपने जो अपना टेक्स्ट है उसके अंदर कितनी स्पेसिंग करनी है। तो हम इसको देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है। इसके भी सिमिलर रूल्स हैं। मैंने यहाँ पैडिंग लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 लिख देता हूँ, 30 पिक्सल्स, ताकि हमें डिफरेंस नजर आए। तो अब ये देखें 30 पिक्सल्स इसका भी सेम ही है, क्योंकि मैंने 30 पिक्सल्स कहा है कि आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों तरफ से 30 पिक्सल्स इसको पैडिंग प्रोवाइड करें। अगर आपने डिफरेंट प्रोवाइड करनी है तो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स और इस तरह 5 पिक्सल्स। तो ये अब उसको चारों तरफ से डिफरेंट पैडिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि मुझे 30 पिक्सल्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 30 पिक्सल्स को मेंशन कर दिया है। मैंने इसको सेव किया है। तो अब आप देखें, अब आप देख रहे हैं डिफरेंस। तो अब आपकी देखें वेबसाइट की ब्यूटी भी इंक्रीज हो रही है, स्टाइलिंग हो रही है, कि अब उसने इस ब्लॉक को और टेक्स्ट के अंदर जो स्पेसिंग है उसको हम पैडिंग कहते हैं, उसको उसने चेंज कर दिया है। 30 पिक्सल्स पे मार्जिन्स जो पैडिंग है वो अप्लाई कर दी है। इसी तरह आप चाहें तो सिर्फ पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट को, जिस तरह हमने देखा। इसमें हम आपको टॉप से करके दिखा देते हैं। टॉप मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल्स, इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देखिए मैं इसको पहले एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ ताकि कलर, ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ ग्रीन। तो ये आप कलर्स जो होते हैं, आप कलर्स को ऑनलाइन भी देख सकते हैं, कौन कौन से कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई हेक्सा कोड भी दे सकते हैं, आप कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो बैकग्राउंड में अपनी इमेज भी सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ताकि आपको जो स्किल्स हैं वो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक सीख लें आप। तो उसके बाद जितना आप एडवांस सीखना चाहें आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे इमेज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि देखें आप डिफरेंस जो आया है, ये सिर्फ पैडिंग इसने अप्लाई की है इस टेक्स्ट की और इस ब्लॉक एलिमेंट की टॉप से 30 पिक्सल्स। ना इसने राइट पे इम्प्लीमेंट की है, ना लेफ्ट पे इम्प्लीमेंट की पैडिंग, ना बॉटम पे। तो देखिए हमने इसको क्योंकि स्पेसिफिक बता दिया था, लिमिट कर दिया था उसको हमने, कि हमें सिर्फ टॉप से पैडिंग चाहिए। जब भी आप अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी मार्जिन चाहिए, कहाँ से पैडिंग चाहिए, तो आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट उसको उस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ ही हम और आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो फॉर्मेट का आपने ख्याल रखना है। फॉर्मेट आपने यही यूज़ करना है, क्योंकि अक्सर अगर आपने सेमीकोलन मिस कर दिया है या आपने टैग सही क्लोज नहीं किया तब भी आपको एरर शो होगा। आपकी वेब पेज पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा लोड हुआ। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने दोबारा से अपने पेज को, जो आपने जहाँ वेब पेज पे आप अपने कोड लिख रहे हैं, आपने उसको देखना है। ये वही चीज़ है जिस तरह मैंने आपको बताई है कि हम आईडी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हमें हैशटैग यूज़ करना पड़ेगा, तो ये उसकी एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि देखें जिस तरह हमने देखा है कि हमने यूज़ किया था अपना हैशटैग को, हैशटैग के साथ। अब आप टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं कि अगर हमें अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसी पे अप्लाई कर देता हूँ हैशटैग के ऊपर कि टेक्स्ट अलाइन, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसकी आगे वैल्यू है, वैल्यू में इसको कह देता हूँ कि सेंटर, कि हमारे टेक्स्ट को आप सेंटर पे ले जाएं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देखें हम इसमें अलाइनमेंट भी कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट की। तो अभी सेंटर्ड लाइन है, मैं चाहूँ तो इसको राइट साइड भी कर सकता हूँ कि आप जो अलाइनमेंट करो मैं टेक्स्ट की राइट साइड पे करो। ये देखें, ये हमारा जो टेक्स्ट है ये राइट साइड पे चला गया है। तो ये इस तरह से आप अलाइनमेंट भी इस पर प्रॉपर्टी जो है इसको यूज़ करते हुए डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने अब देख लिया है कि हमारे पास एक न्यू जो प्रॉपर्टी आई है वो टेक्स्ट अलाइन की आई है। इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। उसने बताया है कि जो आईडी है वो स्टार्ट नहीं हो सकती एक नंबर के साथ। तो आप कोशिश करें, क्योंकि जो हमारा वेब क्रॉलिंग करता है, रोबोट होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, कि आप कोशिश करें कि जो अपनी आईडी डिफाइन करें उसको आप नंबर के साथ स्टार्ट ना करें, किसी अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट करें। इसी तरह आप सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्टर जो क्लास है उसमें हमने देखा था कि हम डॉट या फुल स्टॉप इसको कहते हैं, इसको यूज़ करते हुए हम क्लास को स्टाइलिंग करते हुए इस तरह से इसका फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट करते हैं।
इसके बाद ये देखें इसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसको टेक्स्ट लाइन किया है, कलर किया है, ये सेम जो है इंटरनल स्टाइलिंग अप्लाई की गई है। ये देखिए इसने यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम क्लास असाइन की है, और ये सेंटर जो है इसका नेम है इस क्लास का। तो ये देखें यहाँ पे इसने क्लास का नेम को यूज़ किया हुआ है। इसमें भी यही रूल है कि यहाँ पे भी आप क्लास को भी नंबर के साथ स्टार्ट ना करें। देखिए अब आ रहा है कि ग्रुपिंग सेलेक्टर्स के आप मल्टीपल सेलेक्टर्स को ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना है कि अब आप क्लास नहीं यूज़ कर रहे, आईडी नहीं यूज़ कर रहे, आपको H1 H2 या किसी भी टैग्स जो मल्टीपल टैग्स हैं उनको आपने सेम तरह के कोई कलर असाइन करना है, कोई प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो आप क्या करते हैं उनको ग्रुप कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग कि हम सिर्फ कॉमा का यूज़ करते हैं, और इन तीनों टैग्स को आपने देखा है कॉमा सेपरेटेड 3 टैग्स हम यूज़ कर रहे हैं और आगे उनको हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि मुझे हमने यहाँ पे क्लास को भी डिफाइन किया था। मैं कहता हूँ कि मुझे H3 जो है और H4 जो है इनको स्टाइल अप्लाई करना है। देखें यहाँ पे कोई क्लास यूज़ नहीं की हुई, तो मैं यहाँ पे H3 और H4 पे यहाँ पे इनको ग्रुप करके यूज़ कर लेता हूँ। H3, H4 ब्रैकेट्स। मैं यहाँ लिखता हूँ कि इसका बैकग्राउंड आप कलर कर दें, बैकग्राउंड कलर पिंक। तो हम देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है। तो देखें इसने H3 और H4 टैग को पिंक कलर का बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट इस पर अप्लाई कर दिया है। तो देखिए हमने दो टैग्स को इकट्ठा यूज़ किया है, ग्रुप कर दिया है उन पे सेम तरह की स्टाइलिंग को अप्लाई करने के लिए। तो ये डिफरेंट वेज हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि हमने जो देखा इनलाइन CSS देखी हमने, जो कि देखिए आप स्टाइल जो हमने अपने टैग के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन किया स्टाइल का, इसको हमने यूज़ करते हुए इनलाइन स्टाइलिंग की है। एक होती है इम्बेड स्टाइल शीट। इम्बेड स्टाइल शीट जो हमें यूज़ की है इसको हम इंटरनल भी कहते हैं। हमने अपने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को यूज़ किया है, उसके अंदर हमने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिलेक्टर्स हैं वो डिफाइन किए हैं। उसके बाद एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के हम क्या करते हैं कि हम यहाँ स्टाइलिंग को रिमूव कर देते हैं, स्टाइल को यूज़ नहीं करते, यहाँ पे उसकी जगह पे एक लिंक ऐड कर देते हैं। स्टाइलिंग को हम एक सेपरेट फाइल में पेस्ट कर देंगे और उस का जो लिंक होगा उसको हम यहाँ पे लिंक को ऐड कर देंगे, ताकि वो जो क्रॉलर है वो यहाँ से उसको लिंक को एक्सेस करेगा और स्टाइलिंग हमारी इस पेज पे वो उसको अप्लाई कर देगा। तो जो स्टाइलिंग होगी इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम मल्टीपल पेजेस पे हमें सिमिलर स्टाइलिंग चाहिए हो या हमारा जो है कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं हम अपनी स्टाइलिंग को जो है वो सेपरेट शीट पर ले जाते हैं, ताकि हम वहाँ पे जो चेंजेस मेड करें। एक तो हमारा जो है वो एक कंटेंट कम हो, हमारे जो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर जो हम जिस पे यूज़ करें एडिटर को, वहाँ पे हमें कंटेंट कम देखने को मिले, हम वहाँ पे इजीली अपने जो मेन कंटेंट पे फोकस कर सकें और जो हमारी स्टाइलिंग है वो बिल्कुल एक सेपरेट फाइल पर चली जाए। इसी तरह यहाँ पे जो लिखा है कि एम्बेडेड स्टाइल शीट्स पीन स्टाइल, जिस समय मैंने बताया कि हम हेड टैग में यूज़ करते हैं स्टाइल को, ये वो एम्बेड है इंटरनल स्टाइल शीट हम इसको कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने स्टाइल टैग को ये देखें इसी तरह यूज़ किया था। अब उसने यहाँ पे क्या कहा है कि H1 टैग है। अब वो कह रहा है कि H1 टैग है डॉट वार्निंग, मतलब यहाँ पे इसके साथ क्लास भी डिफाइन की गई है कि H1 टैग जिसमें ये वार्निंग क्लास डिफाइन की गई है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन करो अंडरलाइन। अब दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको नई देखने को मिल रही हैं कि एक है टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको हम अंडरलाइन, जिससे हमने लास्ट में HTML में देखा था कि हम यू टैग को यूज़ करते हुए अंडरलाइन लेके आते थे। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था यू टैग को अंडरलाइन करने के लिए दिस इज को। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टाइलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इस तरह इसकी मल्टीपल और भी वैल्यूज़ होती हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरा कोई एक टैग यहाँ पे हमने कोई यूज़ किया है H3 और H4 को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है, अब ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने खुद नहीं क्रिएट की, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड हैं, हमने इनको यूज़ करना है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, इसकी प्रॉपर्टी को अंडरलाइन। तो अब हम देखते हैं, तो ये आप देख लें अब उसने H3 और H4 जहाँ पे भी यूज़ हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे H3 यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई स्टाइलिंग ओवर राइट नहीं कर रहा, तो उसने उसको भी अंडरलाइन यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप हमें इसको सेपरेट क्लासेस भी असाइन कर सकते हैं, ताकि ये बाकी किसी और टैग को छेड़े नहीं। तो
ये होता है डिफरेंस कि आप कहाँ पे क्लासेस यूज़ करें, कहाँ पे आईडी यूज़ करें, कहाँ पे आप टैग्स को एज अ सेलेक्टर यूज़ करें। तो ये आपने बहुत ही केयरफुल होकर चीज़ें देखनी ही होती हैं। इसी तरह ये आपने देखा है कि फ़ॉन्ट का एक वेट होता है, जिसमें हमने यहाँ पर देखा था कि मैंने यहाँ पे इसको कहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसको बोल्ड कर दो। तो ये मैंने एचटीएमएल टैग को यूज़ किया है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि जो पी टैग को मैं एक आईडी साइन कर देता हूँ, इसका वेट नाम रख दिया मैं इसके कहता हूँ कि हैशटैग वेट जो है इसको आप कर दो, इसका आप कर दो, इसको हम करते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट वेट क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है कि अब इसका जो है फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। तो ये देखें, आप देख रहे हैं कि हमने पैराग्राफ टैग को बोल्ड कर दिया है। तो देखिए ये पूरा अब आपको बोल्ड नजर आ रहा है। पहले यहाँ सिंपल हमें फर्स्ट पैराग्राफ नजर आता था, ये हमें पूरा पैराग्राफ ही बोल्ड होके नजर आ रहा है। इसी तरह हम जब यहाँ पे आई से इटैलिक यूज करते थे, आई टैग को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉन्ट वेट के साथ फॉन्ट स्टाइल, यहाँ मैं लिखता हूँ इटैलिक। तो अब देखें इसने इसको इटैलिक भी कर दिया है। तो देखिए हम इसको HTML के थ्रू भी हमने इस पर इम्प्लीमेंट किया था CSS को थोड़ा सा, लेकिन हम ज़्यादातर जो CSS का काम होता है वो हम स्टाइलिंग का काम होता है वो हम कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS को यूज़ करते हुए ही करते हैं। तो ये देखें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये बहुत सेम फंक्शन इम्प्लीमेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक बॉर्डर टैग होता है, बॉर्डर टैग नहीं कहता, बॉर्डर होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बॉर्डर कर देता हूँ कि बॉर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट करो 1 पिक्सल्स जो है उसकी, मैं कह रहा हूँ कि जिसकी जो थिकनेस है 1 पिक्सल्स हो, उसका स्टाइल क्या हो, सॉलिड हो, कलर क्या हो, ब्लैक हो। तो ये 3 चीज़ें हमने डिफाइन की हैं कि उसके जो थिकनेस है 1 पिक्सल्स है, उसका जो है सॉलिड उसका स्टाइल हो और उसका कलर ब्लैक हो। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो अब आप देखें, आप तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये स्टाइलिंग यहाँ पर, क्योंकि ये हमने क्लास में इसको की है तो यहाँ 2 जगह पे क्लास यूज़ हो रही हैं। तो उसने क्या किया है, 1 पिक्सल्स ब्लैक में बॉर्डर नज़र हमें आ रहा है। इसको चाहें तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 5 पिक्सल्स कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इसको कहता हूँ कि डॉटेड कर दो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको कर दो आप रेड कर दो। तो आप देखें, ये देखें डॉटेड स्टाइल में उसने रेड कलर की 5 पिक्सल के साथ बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको ब्लैक रहने दो। ये देखें अब ये ब्लैक कलर में आ गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे डॉटेड यूज़ कर सकते हैं या हम यहाँ पे डैश्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ हैं। ये मेरी तरफ से, मैं आपकी तरफ से कोई नहीं लिख रहा, ये इसकी इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे आपको भी साथ साथ सारी याद हो जाएंगी वैल्यूज़। तो ये कुछ सिंपल सी हैं, ये जो मेन मेन चीज़ें हैं ये आपको वैसे ही आनी चाहिए। टैग्स जो हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो वैल्यूज़ हैं, कुछ होती हैं जो एडवांस होती हैं, वो आप उनको सर्च भी कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं होता, लेकिन आपको बेसिक्स आने चाहिए। इसके बाद ये देख रहे हैं हमने ये इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, हमें देखा भी था इसको। ये सेम चीज़ वही बता रहे हैं यहाँ पे कि आप चाहें तो स्टाइल हर एक को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम क्या कहते हैं कि हम सेपरेट इसको एक CSS, जिसमें हमने देखा था कि हम .html की तरह फाइल क्रिएट करते थे, उस तरह ही हम क्या करते हैं कि हम .css को यूज़ करते हुए जो हमने एक्सटर्नल लिंक करनी है फाइल, उसको हम .css का नेम दे देंगे और वहाँ पे हम अपने कोई टैग्स यूज़ नहीं करते। वहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो है सिलेक्टर्स हैं यहाँ से इसको कॉपी या कट करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ना ही हम कोई स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये टैग्स जो होते हैं HTML के पार्ट है, CSS का पार्ट नहीं है। तो हम सिंपल ये कंटेंट जाके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारी स्टाइलिंग को भी फिर भी अप्लाई करेगा। इसके बाद अब ये इसने कुछ हमें प्रॉपर्टीज जो हमें पहले देखी हैं वही बताइए। ये कलर देखें, इसमें हेक्सा कोड दिया हुआ है, हैशटैग ये 6 डिजिट कोड है, इसको भी आप यूज़ करते हुए अपने कलर को डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको वो समझ जाएगा कि आप कौन सा कलर कह रहे हैं। अब वो यही कि आपने एक्सटर्नल जो आपकी CSS फाइल है उसको अपने लिंक कैसे करना है, तो हम इसके लिए लिंक टैग को यूज़ करेंगे HTML के अंदर। तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे इसका रेफरेंस क्या है, कि ये इसका स्टाइल शीट .css का नेम लिखा हुआ है इस स्टाइल शीट का,
नेम्स आप जो मर्जी रख सकते हैं। आगे एक्सटेंशन डॉट सी एस एस है, हम उसको आगे बताते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। रिलेशन बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, स्टाइलिंग की फाइल है, किस चीज़ की फाइल है, ताकि जो हमारा जो ब्राउज़र होता है वो उसको समझ सके और उस तरह लिंक कर सके। तो ये लिंक यूज़ होता है टैग, हेड टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, एच रेफरेंस। तो ये जिस तरह हम अपना एंकर टैग आपने देखा था, जब हम लिंक प्रोवाइड करते थे तो हम ए टैग के साथ एच रेफरेंस को यूज़ करते थे, उस तरह हम यहाँ पे लिंक को एच रेफरेंस के साथ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे उसका नेम हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा जो पाथ होता है, जहाँ पे डायरेक्टली जहाँ पे हमारा वो स्टाइल शीट पड़ी हुई है, हम वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम उसका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। फिर हम यहाँ से जो है ये चीज़ को ख़त्म कर देंगे, इसको हम सेपरेट फाइल में ऐड करेंगे और स्टाइल टैग को भी हटा देंगे। इसकी जगह हम लिंक यहाँ पे सिर्फ एक ऐड कर देंगे कि हमारा ये लिंक है, जहाँ पे एच रेफ जो है हमारी ये फाइल यहाँ पे हम लिखेंगे। आगे इसका रिलेशन यहाँ लिखेंगे, ये स्टाइल शीट है। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी लिंक हो गई है एक्सटर्नल फाइल। यहाँ पे हमें उसका बस डायरेक्टरी बतानी है, फिर हम यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर देंगे सबको। तो हमारी फिर भी वो एक्सटर्नल फाइल के तौर पे काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस करें। अब ये देखें, यहाँ पे ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर नहीं था कि आप इस टेक्स्ट को खुद लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें आप कैपिटलाइज्ड हैं, यहाँ पे अंडरलाइंड है, डिफरेंट हर एक टेक्स्ट कैरेक्टर के लिए डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई की गई है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स हैं, डिव टैग्स हैं, स्पैन टैग्स हैं, ये भी हम यूज़ करते हैं। स्पैन टैग जो है उसका कोई विजुअल इफेक्ट नहीं होता। तो फिर अगर मैं बैक जाता हूँ, ये देखें जो सी एस एस में यहाँ पे हमने 3 स्पैन लगाए हुए हैं, स्पैन टैग यूज़ किए हैं। सी के पहले स्पैन टैग यूज़ किया है, उस क्लोज किया है, उसके बाद उस इस तरह एस एस में, ताकि हम यहाँ पे डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक स्पैन यूज़ करता हूँ। स्पैन का इसका कोई विजुअल इफेक्ट नहीं होगा, जिस तरह बाकी टैग्स का होता है H1 का या पैराग्राफ का या इमेज का, इसका इस तरह कुछ भी नहीं है। सिंपल एक टैग है जहाँ पे हम सिर्फ यूज़ करते हैं। इसका काम होता है कि जहाँ पे अपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको एक आई डी साइन कर देता हूँ, आई डी इज इक्वल टू एस टैग, मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया इसको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच एस टैग कलर पर्पल। तो देखिए ये स्पैन टैग यहाँ पे जो H4 टैग में हेलो वर्ल्ड में दिस इज माई को क्या कर देगा, पर्पल कर देगा, बाकी ब्लैक ही रहेगा। तो ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो है हेलो वर्ल्ड दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट उसने पर्पल किया है जी। तो हमने इस पेन को यूज़ करते हुए किया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा देखता हूँ कि जो है एस टैग है हमारा, ये H4 से यूज़ किया गया है। H4 को हमने कोई और तो नहीं अप्लाई किया कलर। तो मैं यहाँ पे ऊपर देख लेता हूँ इसको, H4 को देखें मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मैं यहाँ से H4 को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी हमने इसको यूज़ किया था। तो ये देखें अब आपको विजिबल हो गया है कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट जो है ये पर्पल कलर में हमें वो शो कर रहा है। अब मसला कहाँ पर आ रहा है कि इसने फुल दिस इज़ माई को नहीं किया, फुल को कर दिया है। अब मुझे कोड में जाता हूँ तो देखें यहाँ पे मैंने एक क्लोजिंग ब्रैकेट को मिस किया है, स्किप कर दिया है। तो मुझे ये जिसकी वजह से उसने मेरे जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं की थी। इस पेन टैग को मैंने ओपन किया है, दिस इज़ माई, यहाँ पे अब मैंने फॉरवर्ड ब्रैकेट लगानी है। अब ये क्लोज हुआ है टैग। अब ये सिर्फ दिस इज़ माई को ही पर्पल करेगा। तो ये देखें, देखें दिस इज़ माई। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग आपने और स्टार्टिंग की वजह से भी आपके बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। तो आप देखें आपके टैग्स आपने प्रॉपर्ली ओपन किए हैं, प्रॉपर्ली क्लोज किए हैं। तो देखें दिस इज़ माई अब ये सिर्फ पर्पल कलर में हुआ है। तो स्पैन का कोई अपना काम नहीं है, ये सिर्फ हमें हेल्प करता है जहाँ पे हमें स्टाइलिंग ऐड करनी हो। इसी तरह डिव टैग जो है, डिव टैग जो होता है वो एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है। जिस तरह आपने देखा था कि कोड में हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया था ब्रेक का बी आर। देखें ये बी आर में यूज़ किया था सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये जो टैग्स दोनों थे इमेज के और एंकर टैग हैं ये एक ही लाइन में शो होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिव टैग असाइन कर देता हूँ, डिव टैग इसको एक ब्लॉक क्रिएट यहाँ पे कर देगा। मैं बी आर टैग को रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ।
तो आप देखिए फिर भी इफेक्ट सेम रहेगा, क्योंकि div टैग जो है जिस तरह h1 टैग, h टैग्स हैं, p टैग्स हैं, अपने ऊपर नीचे स्पेस और नेक्स्ट टैग से स्टार्ट होते हैं, उसी तरह div जो है ये कंटेनर के तौर पे काम करता है, तो ये इसको एक सेपरेट कंटेनर बना देगा, तो जो नेक्स्ट चीज़ होगी उसको एक न्यू लाइन पर शुरू करेगा। हम यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको रिफ्रेश किया है, तो ये देखें डिफरेंस कोई नहीं आया इसमें। ये हमारा जो है इमेज टैग है, ये हमारा एंकर टैग है। डिफरेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पे डिव यूज़ किया हुआ है, हमने यहाँ से बीआर को ब्रेक टैग को हटा दिया था, जिसकी वजह से इस तरह हमारा शो कर रहा था। तो डिव टैग ने भी वही फंक्शन परफॉर्म किया है, इसको एक एज ए सेपरेट कंटेंट ब्लॉक कंटेनर इसको उसने इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, पोजीशंस वगैरह, फॉन्ट फैमिली, बॉर्डर स्टाइल, जो हमने देखा था कि बॉर्डर स्टाइल क्या हो। हमने इसको प्रॉपर एक बॉर्डर देकर उसके आगे डिफाइन कर दिया था कि इसकी पिक्सल्स कितने हों, कलर कौन सा हो, स्टाइल कौन सा। आप चाहें तो डिफरेंट भी कर सकते हैं, आप सेपरेट लिखें बॉर्डर स्टाइल, तो वो सिंपल आप सिंपल उसका स्टाइल बताएं, उसको बॉर्डर विड्थ बताएं, जो कि मैंने लिखा था 1 पिक्सल्स, फिर उसको कलर बताएं, फिर इसकी पैडिंग। तो ये मैंने आपको एक कंबाइंड रेपिटेशन को खत्म करके एक बॉर्डर का प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए साइज इसमें डिफाइन कर दी थी। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं, आप चाहें तो सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं या कंबाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है फ़ॉन्ट फैमिली आपको दिखा देता हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पे लिख देते हैं एरियल, जो होता है बहुत कॉमनली यूज होता है। मैं यहाँ पे किसी की फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ, एस टैग की वेट की यूज़ कर लेते हैं, एस टैग वेट। तो देखें मैंने यहाँ पे एयरटेल लिखा है। अब ये वेट मैंने साइन कहाँ पे किया हुआ है, इस पैराग्राफ आईडी को, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ माय वेबसाइट। तो ये देखें अब इसका फ़ॉन्ट जो है फैमिली चेंज हो गई है, अब इसको एरियल फ़ॉन्ट फैमिली में शो कर रहा है। तो इस तरह आप अपनी मर्जी की जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या आपने अपने टेक्स्ट को किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, कि आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, कि आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। इस तरह मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमने कुछ जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखा है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं ये यूनिट्स के बारे में, जो मैं बता रहा था कि आप डिफरेंट यूनिट्स हैं यहाँ पे मेजरमेंट के, पिक्सल्स है, पॉइंट्स है, इंचीज़, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फॉन्ट साइज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये परसेंटेज है। तो इसको आप देख रहे हैं कि ये मार्जिन के लिए हम पिक्सल्स को यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ या डिफरेंट आपकी ये स्टडी के ऊपर है, आप जो बेहतर लगता है आप उस यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमने देख लिया था कि 2 टाइप के एलिमेंट्स, जो मैं आपको बताया था कि एच टैग जो पी टैग्स हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, नेक्स्ट टैग से स्टार्ट होते हैं। बाकी जो इमेज टैग है, एंकर टैग्स हैं, वो एक ही लाइन में अपने आप को लेकर आते हैं, इसमें स्पेसिंग नहीं आती, जिसकी वजह से ही हमने यहाँ पर डिव टैग को यूज़ किया था, ताकि हम इसको एक ब्लॉक एलिमेंट बना सकें। तो ये वो चीज़ है। इस पेन का यूज़ किया हुआ डिव का यूज़ हमने देख लिया है। आपने विड्थ और हाइट भी हमने चेक की थी चेंज करके। और ये बॉक्स मॉडल इसको हम कहते हैं कि ये हमें देखा जा रहा है कि मार्जिन हम एक भी डिफाइन करें तो सेम सब 4 को डिफाइन होगी, वरना हम सेपरेटली टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट को भी असाइन कर सकते हैं, सिंपल मार्जिन टॉप भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने के। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑटो मार्जिन की है। बॉर्डर ये देखें 1 पिक्सल सॉलिड, ये आगे उसने हेक्सा कोड दिया हुआ कलर का। इस तरह बॉर्डर टॉप भी दे सकते हैं, बॉर्डर बॉटम भी देख सकते हैं। अगर आपने सेपरेट देना है हर किसी को, तो आप उसको वही वे सिंपल तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। CSS का हमने मोस्टली इसके टैग्स को देख लिया है। बाकी मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, बाकी मज़ीद हम देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे CSS जो है w3schools.com पे जाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ अगर हमारी स्किप हो गई है। कमेंट्स चीज़ होती है, कमेंट्स होती है जब आपने कोई चीज़ अपने हेल्प के लिए कोई कमेंट्स करने हैं, आप इनको यूज़ नहीं करना आगे फ्यूचर में, तो हम क्या करते हैं, हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं। सिंपल वो हमें बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ये कमेंट है कि यहाँ पर हमने किस चीज़ को यूज़ किया है, ये हमें शो नहीं होगा हमारे ब्राउज़र के ऊपर। तो ये कमेंट किया हुआ इसने कि सेट टेक्स्ट कलर टू रेड, कि इसने यहाँ पर क्या किया है कि जो कलर है उसको रेड कर दिया है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के वक्त हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम हमारा कोई बंदा कोड देखे, तो
उसे पता हो कि यार यहाँ पे इस बंदे ने ये काम किया है कि इसने यहाँ पे इस कलर को चेंज कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसको चेंजेस कोई प्रोवाइड करनी है, कोई इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो यहाँ से कमेंट्स को रीड करते हुए इजीली उस जगह पर जाकर चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैंने आपको HTML का टैग बताया था कि दिस इज अ यूट्यूब आई फ्रेम, जिस तरह हम HTML में लिखते हैं इसी तरह हम CSS के लिए भी टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसका वे है कि ये हम स्टाइल, हम इसको क्या करते हैं, हैश इसको हम एज ए फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम अपना यहाँ पर कंटेंट जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया कमेंट्स का तरीका। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपने मल्टी लाइन में लेकर जाना है तो आप जहाँ से स्टार्ट करें, नेक्स्ट लाइन जहाँ पे आपको फिनिश करना है वहाँ पर आप जाके उसको फिनिश कर सकते हैं। यह देखें, यहाँ से पहले हम कर रहे थे, आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग नीचे जाकर इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका है टैग्स को यूज़ करने का। इसके बाद हमने पैडिंग्स भी देखे हैं, बैकग्राउंड्स भी देखा है, बॉर्डर्स भी देख लिया है, हाइट विड्थ भी हमें पता है। अब बॉक्स मॉडल को आप स्टडी कर लीजिएगा, फॉन्ट्स हैं हमें देखे हैं। अच्छा, इसमें आप टेबल्स भी देखे हैं हमने। उसके बाद काफ़ी चीज़ें इसमें आप और भी देख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए भी। यहाँ पे एक चीज़ है आइकन्स। अब मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पे आइकन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं ये कुछ आइकन्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिस तरह ये फ़ॉन्ट ऑसम के कुछ आइकन्स हैं। इसके अगर आपने ऐड करना है तो हम पहले इस स्क्रिप्ट के टैग को कॉपी करते हैं, यहाँ से Ctrl+C। यहाँ पे हम अपने क्या करेंगे, इसको हेड में इस स्क्रिप्ट को टैग को यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट करना है कि अब ये इसको पता है कि इसकी जो स्क्रिप्ट की सोर्स है वो ये वेबसाइट है। उसके बाद हम इसको यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ ये प्री डिफाइंड है कि हम क्या करें कि हम आई क्लास को, आई जो है हमारा क्या है, टैग है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके जो हम क्लास, हम पहले अपनी क्लास खुद क्रिएट करते थे। इस तरह काफ़ी जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपनी क्लासेस क्रिएट की हुई हैं, यहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इन्होंने क्लास का नेम डिफाइन किया हुआ है कि जब हम इस क्लास के नेम को यूज़ करेंगे तो इसके स्पेसिफिक जो जैसे क्लाउड बना हुआ है, जो आइकन होगा वो डिस्प्ले होगा। तो जैसे ये FAS फा क्लाउड है फॉन्ट ऑसम का, इन्होंने ये क्लास डिफाइन की हुई है अपने इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल में। यहाँ से जब इसको एक्सेस करेंगे अपनी क्लास के अंदर तो आपको ये क्लाउड मिलेगा, हार्ट शेप, कार शेप, फाइल शेप। ये आप आइकन्स को अपने जब आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, फाइल्स वगैरह बना रहे होते हैं, तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप के लिए हम आप क्या करेंगे, हम लिंक ये कॉपी करेंगे कोड को, जिसको हम अपने हेड में जाके पेस्ट कर देंगे। अब इसका जो एक्सेस का तरीका है वो डिफरेंट है। इसने इसको कहा हुआ है ग्लिफ आइकन। तो इसने जो क्लासेस डिफाइन किए हैं उसको इसने नेम दिया है ग्लिफ आइकन का। तो आप ग्लिफ आइकन को यूज़ करते हुए ग्लिफ आइकन क्लाउड एक्सेस करेंगे, रिमूव का जो आइकन है उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र का इनवैल्व का थम्स अप का। तो ये मल्टीपल आइकन हैं, इनको आप खुद भी डिटेल में सर्च कर सकते हैं। इस तरह से हमें गूगल भी आइकन्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए सेपरेट हमें लिंक कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर जाकर पहले, जैसा यहाँ पे किया भी हुआ है। अब इसने इसको नाम दिया हुआ है मटेरियल का, जो कि क्लास नेम्स मोस्टली इसने यूज़ किए हैं, मटेरियल्स आइकन। आइकन्स आपको कह रहा है कि जो आपने यूज़ करना है उसका आइकन वो उसको आप आगे सेंटर्ड में डिफाइन करेंगे। क्लाउड है, ये फेवरेट है, ये अटैचमेंट है, कंप्यूटर है, ट्रैफिक है। तो ये मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं हर डिफरेंट चीज़ को एक्सेस करने के, तो आपको वो फॉर्मेट, वो सिंटेक्स लाजमी फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखना है, CSS पे काम करना है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे भी WT स्कूल्स पर जाएँ और डिटेल में सीखें। यहाँ पर अब हमने अब तक जो सीखा है, CSS को सीखा है, इसकी जो हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखी है कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज में हमने CSS को किया है। इसमें अब हमने इसको जो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक सीखा है, साथ साथ इम्प्लीमेंट भी किया है, और मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज़ में क्लियर करूं आपको, ताकि हर चीज़ की समझ आए। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें एडवांस लेवल पर भी स्किल हासिल कर सकते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग में जो मेन जो स्किल है, कोर जो स्किल्स दो थे वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है, वो है HTML और CSS, इसको हमने अब कवर कर लिया है। तो उम्मीद है कि अब आप अपनी जो वेबसाइट्स को है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, डिजिटल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स में आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और मेरी जो ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है हमने वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर, इसका पसंद आया होगा। तो लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।